हेलो, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मटेरियल चैप्टर के अंदर। एक छोटा सा कंसेप्ट है, दो कंसेप्ट है एक्चुअली। और दोनों कंसेप्ट से क्वेश्चन रेगुलरली तो नहीं, लेकिन कभी कभी इंस्टीट्यूट पूछ लेती है। बहुत आसान कंसेप्ट है। और एक कंसेप्ट जो हम लोग लास्ट में कवर करने वाले हैं, अल्टरनेटिव मटेरियल वाला, वो क्वेश्चन काफ़ी पहले इंस्टीट्यूट ने पूछा था। तो अभी रिपीट नहीं हुआ हाल फिलहाल में, लेकिन अच्छा है, कंसेप्ट है और कोई ऐसा नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा एकदम लीक से हटके है। पूछ सकती है इंस्टीट्यूट, हाल फिलहाल में भी नहीं पूछा गया है। और फर्स्ट कंसेप्ट हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का करने वाले हैं। वो भी रेगुलरली तो नहीं पूछती है इंस्टीट्यूट, लेकिन CW इंस्टीट्यूट ने उसे हाल फिलहाल भी ऑब्जेक्टिव में पूछा है। और CW इंस्टीट्यूट रिपीट भी करती है उस कॉन्सेप्ट को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो फिलहाल नहीं पूछा गया है। और CA इंस्टीट्यूट ने काफ़ी पहले पूछा था इस कंसेप्ट को। हाल फिलहाल टच नहीं किया है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को, लेकिन कभी भी पूछ सकती है क्योंकि माइनर सा कंसेप्ट है, छोटा सा है, मज़ेदार है, फॉर्मूला बेस्ड है। आप आसानी से कवर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम कहीं पे भी आपको नहीं होगी। आज की क्लास में जितना कवर हो जाएगा उतना ही सफिशियंट है। उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, और मुझे नहीं लगता है कि आपको फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो जैसा हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल नहीं है, 2-3 वैरायटी है जो कि मैंने इंक्लूड की है। काफ़ी क्वेश्चन भी मैंने अरेंज करने की कोशिश की, लेकिन जहाँ भी मैं देखता था रिपीटेड क्वेश्चन रहते थे, मतलब यूनिवर्सिटी के बुक में भी, आपके प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में भी, या फिर इंस्टीट्यूट के बुक में, सब जगह सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा था। तो मैंने रिपीटेशन नहीं लिया है, मैंने जो मुझे फ्रेश कंसेप्ट लगा वो मैंने पिक किया है क्वेश्चन। और हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमेशा की तरह आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए समय को बर्बाद नहीं करते हैं। मटेरियल के रिगार्डिंग मैं फिर से बता दूं कि आप हमारे ऐप पे जा सकते हैं। ऐप का डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है ऐप का। आप वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे रजिस्टर होइए अपडेट के लिए। क्योंकि अभी जैसे हम लोग मटेरियल की क्लास कर रहे हैं, तो वहाँ मैं एक एक्स्ट्रा क्लास मटेरियल की लेवल्स की डाल रहा हूँ, क्योंकि कुछ और क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि वो क्वेश्चन भी आपको क्लास में करवा देना जरूरी है। तो वहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा क्लास डाल रहा हूँ, वहाँ पे आपको वो क्लास मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको वो क्लास नहीं मिलेगी। हालांकि मोर देन सफिशिएंट यहाँ वाली भी क्लासेज हैं, जो कि आप आराम से सारे क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। लेकिन स्टडी मटेरियल के लिए आप समृद्धि कॉमर्स क्लासेज SSC क्लासेज .in करके हमारी वेबसाइट है, एंड समृद्धि कॉमर्स क्लासेज SSC अगर आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे ऐप मिल जाएगा। आप ऐप डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर होइए, और इसके अनेक बेनिफिट आपको मिलेंगे। वहाँ पर रेगुलर बेसिस पे आपको टेस्ट सीट मिलेगा, मॉक टेस्ट के लिए हम लोग अरेंजमेंट करेंगे, और लाइव सेशन भी हम लोग वहाँ पे रखेंगे, जहाँ पे डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे। तो अपडेट रहने के लिए आप ऐप जरूर डाउनलोड करें। बाद में कि हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, और हमारा जो आज का फर्स्ट टॉपिक है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सिंपल सा प्यारा सा फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, तो आप आराम से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इन्वेंट्री टर्नओवर होता क्या है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ समझाने लायक नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लेवल्स पढ़ के आ चुके हैं, तो आपके लिए छोटी बात है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चेक करती है कि कौन सा मटेरियल उसका फास्ट मूविंग है, कौन सा मटेरियल स्लो मूविंग है। क्योंकि अगर स्लो मूविंग मटेरियल ज़्यादा ऑर्डर हो गए तो क्या होगा कि कंपनी का वर्किंग कैपिटल इंगेज हो जाएगा, और कंपनी के पास शॉर्टेज ऑफ फंड हो सकती है, जहां कंपनी अदर मटेरियल परचेज करके जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट बना सकती थी, लेकिन स्लो मूविंग में वो फंस गई है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर कंपनी को मेंटेन करने में मदद करता है कि कौन सा स्टॉक आप कितने दिनों तक, रॉ मटेरियल का स्टॉक कितने दिनों तक आप होल्ड कर रहे हैं, कौन सा स्टॉक आपका एकदम फटाफट आ रहा है और प्रोडक्ट बना के आप उसे सप्लाई कर दे रहे हैं। तो इसको चेक करने के लिए कंपनी अपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को यूज करती है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, और समझाने लायक और कुछ भी नहीं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में। थ्योरी में प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूला यूज होता है, और उसी फॉर्मूला पे सारे क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट बन जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन को आप देखिए, और यहाँ पे दिया गया है ICWA जून 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया है इंटरमीडिएट लेवल पे। बोल रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ईयर इन डेट 31 दिसंबर 2000 का डेटा प्रोवाइड किया गया है।
बोल रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और एवरेज स्टॉक होल्डिंग इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ डे आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो दोनों आइटम का, दो आइटम है मटेरियल ए एंड मटेरियल बी, दोनों आइटम का आपको बोल रहा है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कीजिए और ये बताइए कि कौन सा स्टॉक आप कितने दिनों तक होल्ड रखते हैं। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को पूरे डिटेल में करेंगे। इससे आपका क्या होगा कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। बाद बाकी क्वेश्चन नीचे के जो 2-3 क्वेश्चन है वो भी हम लोग करेंगे, लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन करते ही आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप सारे क्वेश्चन बना सकते हैं एक्सेप्ट 1-2 क्वेश्चन जो कि मुझे आपको समझाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एकदम आसान है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। एक मिनट होल्ड कीजिए, आईपैड जरा ठीक कर देता हूँ, गलत तरीके से मैंने रखा है इसको। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम या फिर इन स्टॉक। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आप जानते हैं, कहीं कहीं पे आपको ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी लिखा मिल सकता है, तो दोनों एक ही बात है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। फॉर्मूला क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने का कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल इन स्टॉक। और फिर सेकेंड पॉइंट में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आप अच्छे से जानते हैं, आपने कई बार पढ़ा है इन चीज़ों को, 11th में भी आपने पढ़ा है जब आप फाइनल अकाउंट पढ़ रहे होते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम के बारे में। और आपने सीपीटी में भी या फाउंडेशन में पढ़ा होगा या CWA के फाउंडेशन में आपने पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, कई जगह पढ़ा है। यहाँ पे मुझे आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला हो गया। एवरेज वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल इन स्टॉक, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एवरेज स्टॉक के बारे में बात कर रहा है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल इन स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइडेड बाय 2। तो आपको कभी भी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पूछे तो आपको पहला कैलकुलेट करना है रॉ मटेरियल कंज्यूम, सेकंड कैलकुलेट करना है आपको एवरेज स्टॉक। ठीक है, शॉर्टकट में भी आप लिख सकते हैं सिर्फ रॉ मटेरियल कंज्यूम या कंजम्पशन, या फिर एवरेज स्टॉक भी सिंपली आप लिख सकते हैं एवरेज स्टॉक, एवरेज इन्वेंट्री, जो भी आपको ठीक लगे लिख सकते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप फॉर्मूला को लिख देंगे, आंसर बनाएंगे। जब भी सॉल्यूशन बनाएंगे एग्जामिनेशन में तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप फॉर्मूला लिखेंगे। इसी तरह फॉर्मूला लिखिएगा, पहले पूरा फॉर्मूला लिखिएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। फिर नीचे एक्सप्लेन कीजिएगा कि क्या होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और फिर आप एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला लिखिएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, डायरेक्ट शॉर्टकट मत लगाइएगा। बहुत से स्टूडेंट का मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, फॉर्मूला पता है उनको तो वो डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर देते हैं फॉर्मूला में और सॉल्यूशन निकाल के दे देते हैं। देखिए, पता तो टीचर को भी है कि आपने जो फॉर्मूला लगाया है वो तो उनको ही पता है, लेकिन वो क्या है
थोड़ा सा आपका प्रेजेंटेशन भी देखना चाहते हैं कि आपने कैसे एक्सप्लेन किया है। अगर डायरेक्ट आपने क्या किया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू ऊपर में ही आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट कर लिया, डायरेक्ट डेटा लगा दिया। ओपनिंग स्टॉक का फॉर एग्जांपल हमारे 20,000 प्लस 1,04,000 माइनस 12,000 डिवाइडेड बाई 20,000 प्लस 12,000 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आपने डायरेक्ट भी लिख दिया तो आपका आंसर टेक्निकली तो गलत नहीं होता है, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा। तो आप क्या कीजिएगा, इसी सीक्वेंस में प्रेजेंट कीजिएगा, क्योंकि पता टीचर को भी है, उसे तो पूरा पता है, तभी तो आपके कॉपी को वो चेक कर रहा है। लेकिन आपको दिखाना है कि आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज है। आपने कहीं से इधर उधर एग्जामिनेशन हॉल में किसी का नोटबुक दिख गया, आंसर शीट दिख गया, तो आपने वहां से ढाप नहीं दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी इंस्टीट्यूट ढूंढती है। आप इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर आते हैं तो देखिए इंस्टीट्यूट कितने अच्छे से अरेंज करके उस आंसर को लिखती है आपके सजेस्टेड आंसर में। क्यों, इंस्टीट्यूट भी तो डायरेक्ट लगा सकती है, उसे तो पता है, जो कि हमें तो बच्चों को पढ़ाया ही है रॉ स्टडी मटेरियल के थ्रू, तो डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूट कितने अच्छे से प्रेजेंट करती है, और टीचर्स के कमेंट भी रहते हैं, जो आपके इवेलुएटर रहते हैं, आपके जो उन्होंने आंसर शीट चेक किया, उनके सजेशन भी लिखा रहता है कि स्टूडेंट ने कहाँ पे गड़बड़ किया, स्टूडेंट का प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है। तो ध्यान रखेंगे तो आपका क्या है, जो कि अगर 5 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया, अगर आपने डायरेक्ट लगा दिया तो फिर डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पे, आपको 3 मार्क्स दे दे, 4 मार्क्स दे दे, 5 मार्क्स दे दे। लेकिन पूरे के पूरे 5 मार्क्स तो आपको नहीं देगा। अगर आप शॉर्टकट यूज करते हैं, एक आध नंबर तो काट ही लेगा। और आपको पता है कि हम आज जो प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हैं उसमें एक नंबर कितना इम्पोर्टेंट है, 49 फेल हो जाता है और 40 भी पास हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का। चलिए हम लोग मुद्दे पे आते हैं, और हम लोग यहाँ तक आपने नोट कर लिया, क्योंकि मैं इसे हटाऊंगा, क्योंकि आपको पता है मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी है। ठीक है, हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब हम लोग फॉर्मूला का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, और दोनों का हमें क्या निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, और सेकेंड रिक्वायरमेंट है कि कितने पीरियड तक, कितने नंबर ऑफ डेज तक हम इन्वेंट्री को होल्ड करते हैं। तो चलिए, मटेरियल ए का हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मटेरियल बी, दोनों का सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम। फॉर्मूला आपको पता है, ओपनिंग स्टॉक और कितना है 20,000 एंड 18,000 प्लस परचेज 1,04,000 54,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारा क्या कैलकुलेट होके आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम, और कितना होगा वो, ये हो जाएगा आपका 1,12,000, और ये हो जाएगा आपका 50,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट प्लीज। हो गया, आगे चलते हैं। फर्स्ट हमने रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर ली है। सेकेंड रिक्वायरमेंट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ स्टॉक या एवरेज स्टॉक, और फॉर्मूला हमें पता है, ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइडेड बाय 2। तो ए का हम लोग ए के नीचे ही लिख रहे हैं, और बी का बी के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के नीचे 20,000 प्लस 12,000 डिवाइडेड बाय 2, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा 18,000 प्लस 22,000 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा एवरेज स्टॉक भी कैलकुलेट होके आ जाएगा क्या, 16,000, एंड ये हो जाएगा 20,000। तो दोनों फॉर्मूला की जो रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया। एक बार ऊपर से देख लीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है। फिर फॉर्मूला का ब्रेकअप लिखा है कि ऊपर में जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है कंज्यूम,
वो क्या होता है, तो आपको पता है चल गया कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फिर एवरेज वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल हमने कैलकुलेट किया, ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइडेड बाय 2। फिर दोनों रॉ मटेरियल के लिए, मटेरियल ए और मटेरियल बी के लिए हमसे रिक्वायरमेंट पूछी गई थी, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालिए। तो हमने अलग अलग मटेरियल ए और मटेरियल बी का रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट किया और फिर हम लोगों ने एवरेज स्टॉक कैलकुलेट किया। तो अब क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला में इम्प्लीमेंट करना है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या होगा बताइए। रॉ मटेरियल कंज्यूम 1,12,000 डिवाइडेड बाय 16,000 और ये हो जाएगा अपना 50,000 डिवाइडेड बाय 20,000 और ये टाइम में कैलकुलेट होके आएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा अपना 7 टाइम और ये आ जाएगा 2.5 टाइम। ठीक है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमने कंप्लीट कर दी। एकदम आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एकदम बच्चों वाला कंसेप्ट है। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में आ जाए तो आपको 4 to 5 मार्क्स एकदम सिक्योर कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फटाक से 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए आपको, आप कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, चलिए सेकेंड रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। सेकेंड एक बार देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की सेकेंड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। क्वेश्चन की सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, देयर एवरेज स्टॉक होल्डिंग इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ डेज। ओके, बोल रहा है कि आपके पास जो स्टॉक है उसको आप कितने दिनों तक होल्ड करके रखते हैं। तो इसके लिए एवरेज स्टॉक होल्डिंग इन टर्म ऑफ डे, क्योंकि पूछा है डे में, एवरेज स्टॉक होल्डिंग इन द टर्म ऑफ डे, इसका फॉर्मूला है डेज। डेज सिर्फ लिख रहा हूँ इन ए ईयर। अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दे कि 360 डे एज्यूम करो तो 360 डेज लिखेंगे। अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो 365 डे लिखिए। लीप ईयर वगैरह का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप रखना चाहें तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन अगर लीप ईयर का कंसेप्ट अगर आ रहा है तो वहाँ पे जरूर आप लिखिएगा नीचे में नोट में कि लीप ईयर था, इसलिए हमने 366 डेज लिया है। तो यहाँ पे मैं ध्यान नहीं रख रहा हूँ, बस डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो डेज 365 डेज मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय 7 टाइम, यहाँ पे 365 डेज डिवाइडेड बाय 2.5 टाइम। तो ये आ जाएगा आपका कैलकुलेट होके 52.14 डेज और ये आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा 146 डेज। ठीक है, आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कि एक भी प्रॉब्लम आपको होगी। इवन आपको मैं ये बोलूँगा कि आप पहले क्वेश्चन से ही एक्सपर्ट हो गए। ठीक है, तो अच्छा एक और चीज़ समझ लीजिए कि इसको निकालने का एक और तरीका है। ये जो हमने निकाला है एवरेज स्टॉक होल्डिंग डे डे के टर्म में स्टॉक होल्डिंग इन नंबर ऑफ डेज, उसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका है। क्या सीखना चाहेंगे या एक ही तरीका रहने दें, इसी से फिर कंफ्यूजन तो नहीं हो जाएगा? सिखा दूँ, चलिए सीख लीजिए। और करके मैं इसी को लिख देता हूँ और अच्छा, अब दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। और जो और वाला तरीका है, जो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसा इनोवेशन नहीं है,
सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जिनकी मैथ अच्छी होगी वो समझ जाएंगे कि ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे होगा। मटेरियल ए के लिए, मटेरियल ए के लिए ये मैं और बता रहा हूँ, मतलब सेकंड जो पॉइंट हमने आंसर कैलकुलेट किया है, इसका एक और तरीका है, मेथड है, जिसके थ्रू आप नंबर ऑफ डे कैलकुलेट कर सकते हैं स्टॉक होल्डिंग का, वो मैं बता रहा हूँ। आप नहीं सीखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, सीखना चाह रहे हैं तो एक बार देख लीजिए, नहीं भी सीखना चाह रहे हैं तो एक बार देख लीजिए। ठीक है, आइए। तो मटेरियल ए का एवरेज कंजम्पशन क्या था, रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या था, कंजम्पशन 1,12,000 कंजम्पशन है। कितने दिनों में कंजम्पशन है, 365 डेज में। ठीक है, 365 डेज में कंजम्पशन है। तो एवरेज स्टॉक क्या आया था आपका, 16,000 एवरेज स्टॉक। उसको आप कितने दिनों में कंज्यूम करेंगे, क्वेश्चन समझ गए। रॉ मटेरियल कंज्यूम आपका 1,12,000 आया था कैलकुलेट होके केजी, उसको आपने 365 डेज में कंज्यूम किया है, तो आप 16,000 जो आपका एवरेज स्टॉक है उसको आप कितने दिनों में कंज्यूम करेंगे। इसको आप सॉर्ट आउट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। $52 डेज। ठीक है, और मटेरियल बी का भी सेम होगा, सेम तरीके से। मटेरियल बी का कितना था रॉ मटेरियल कंजम्पशन, 50,000 केजी कंजम्पशन, कितने दिनों में, 365 डेज में। तो एवरेज कितना आया था इसका, 20,000 केजी। वो कितने दिनों में कंज्यूम होगा, आपको पता है। तो ये आपका सॉर्ट आउट होकर आएगा 146 डेज। कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, कोई सा भी मेथड आप यूज कर लेंगे, आंसर सही होगा, चिंता की बात नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चल सकते हैं, एक बार देखना है ऊपर से पूरा सिंपल है। आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला पहले लिखिए। फॉर्मूला क्या होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या होता है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, फिर एवरेज स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, दोनों डेटा आ जाएगा, फॉर्मूला में इंप्लीमेंट कर देंगे, नंबर ऑफ टाइम में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट होके आ जाएगा। फिर अगर आपसे पूछे कि कोई भी स्टॉक आपके पास कितने दिन रहता है, होल्ड करते हैं आप, रह जाता है, कंज्यूम नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको दो तरीका मैंने बताया है। एक तो मैंने आपको बताया है कि जो भी नंबर ऑफ डेज है ईयर में, अगर क्वेश्चन में नहीं है तो 365 डे, क्वेश्चन में दिया हुआ है जो भी डेज 360 दे दे, नॉर्मली देखते हैं कि 360 मिलता है, तो अगर क्वेश्चन बोल दे 360 तो 360 डे आप ले लीजिए और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से डिवाइड कर दीजिए, आपका नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट होके आ जाएगा। अल्टरनेटिव तरीका मैंने बताया कि आपका जो रॉ मटेरियल कंज्यूम है वो 365 डेज में हो रहा है, तो आपका जो एवरेज स्टॉक है वो कितने दिनों में कंज्यूम हो रहा है, बस ये कैलकुलेट कर दीजिए, आपका दोनों मेथड से आपका नंबर ऑफ डे आ जाएगा। समझ गए आप लोग, आप लोग बोल रहे होंगे हाँ समझ गए, कितना पकाओगे। चलिए ठीक है, अब पहली बार है ना दोस्त, तो सीख रहे हो आप, तो सीखने में थोड़ा सा क्या स्लो चलना चाहिए। ठीक है, जब आप सीख जाएंगे फिर आपको जितनी तेजी में आप प्रैक्टिस करनी है आप कीजिए, जितनी तेजी में आप एग्जामिनेशन में बना के आ जा रहे हैं उतना बढ़िया है, लेकिन सीखने के टाइम थोड़ा धीरे धीरे चलना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम मिलता जुलता है, मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन को आराम से बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल एक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 1997, ओपनिंग स्टॉक, परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंड क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन सेम है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है
और नंबर ऑफ डे फॉर विच द एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड। तो सेम क्वेश्चन है, लेकिन चलिए पहली बार है आपका तो मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। अब उतना टाइम आपको नहीं लगेगा, आपको अगर कॉन्फिडेंस है तो आप फटाक से क्या कीजिए, आप कीजिए जो कि आप वीडियो को कीजिए पॉज और आप उसको फटाक से बना लीजिए, फिर आंसर मैच कीजिएगा, ठीक है। और जो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं वो लिख लीजिए, बाद में दिमाग लगाइए। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, जो कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मैं भी था वैसा ही स्टूडेंट, कि हम लोग जब क्लास में पढ़ने जाते थे किसी टीचर से, मैंने भी पढ़ा था कॉस्टिंग एक टीचर से। वो टीचर कुछ ईयर पहले वो गुजर गए, नहीं रहे, तो मैं उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे करियर में उनका इनडायरेक्टली बहुत योगदान है। पर्सनली तो मैं उनको नहीं जानता था, थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी आफ्टर द क्लास, लेकिन बहुत मज़ेदार टीचर है, बहुत फेमस टीचर थे कॉस्टिंग और सीए फाइनल एसएफएम के। बहुत बहुत मतलब उनके बारे में जितनी बोली जाए उतनी कम है, गजब के टीचर थे, एकदम बोले थे एकदम बेहतरीन। और उनकी खासियत क्या थी, वो कॉस्टिंग पढ़ाते थे, एफएम पढ़ाते थे इंटरमीडिएट की, फाइनल का वो कॉस्टिंग पढ़ाते थे। उस समय कॉस्टिंग भी होती थी फाइनल में हम लोग के टाइम पे। और एसएफएम पढ़ाते थे, पहले माफा के नाम से जाना जाता था, तो एसएफएम भी पढ़ाते थे। सीए फाइनल का अकाउंट भी पढ़ाते थे। मतलब वो इकलौते टीचर थे जो कि 5 से 6 सब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे पढ़ाते थे, और कमाल के टीचर। अगर उनका सिर्फ नोट भी आप पढ़ लेते थे, इतना एक्सप्लेन करके लिखते थे जो कि आप एक बार घर पे जाइए और उसको बैठ के पढ़िए, आपको लगेगा जो कि फेस टू फेस पढ़ रहा है। बेहतरीन टीचर थे। इंडस्ट्री का एक लॉस है कि वैसे टीचर गुजर हमारे बीच नहीं रहे, काफ़ी कम एज में ही वो चले गए। मतलब ऐसे बोलूँ तो नॉर्मल जो डेथ का एज होता है उससे पहले। खैर छोड़िए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत अच्छे व्यक्ति थे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो हाँ, बात क्या कर रहे थे, तो हम लोग क्या करते थे, जो स्टार्टिंग में कॉस्टिंग पढ़ने जब जाते थे हम लोग, तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी कि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं था। मतलब मैंने 12th तक साइंस से पढ़ाई की थी, फिर मैं कॉमर्स में आया था। तो हम लोग के टाइम पे सीपीटी मैंडेटरी हुआ करती थी कि आप ग्रेजुएशन भी कर लो तो भी आपको सीपीटी देना है। तो मैंने ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन भी सीपीटी दिया था। तो मुझे कॉमर्स की ज़्यादा उतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैं क्लास में जाता था, पहले वो जितना भी क्लास में करवाते थे मैं उसको नोट डाउन कर लेता था। ना उनसे आज तक मैंने क्लास में एक भी क्वेश्चन पूछा, और ना मुझे पूछने की ज़रूरत पड़ी। घर पे आके जब रिवीजन करने बैठते थे तो लगता था कि पूरा आराम से समझ में आ गया। तो मैं उन स्टूडेंट को रेफर कर रहा हूँ जो स्टूडेंट काफ़ी इंटेलिजेंट है, हाई उनकी फ्रिक्वेंसी है, जो मतलब बहुत अच्छा कैच करते हैं, उनके लिए तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बताया और आप क्वेश्चन नंबर 2 आसानी से कर लेंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट सिर्फ नोट करना चाहते हैं पहले, फिर सोचते हैं कि जब खुद से बैठ के एनालिसिस करेंगे तो आराम से समझेंगे। तो वो भी तरीका बुरा नहीं है। दोनों, मैं तो खुद बताया कि मैं भी उसी कैटेगरी का स्टूडेंट था कि मैं क्लास में उतना बस क्लास में जो चीज़ हो रहा है उसको रिकॉर्ड करके घर पे ले आता था, फिर एनालिसिस करता था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बार बार मैं आपको मैं कोशिश करता हूँ कि बातों में नहीं उलझाऊँ, पॉइंट टू पॉइंट रखूँ, लेकिन कुछ बातें याद आ जाती हैं तो हो जाती है, फिर बातें बढ़ती चली जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले फॉर्मूला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अच्छा, एवरी टाइम जब आप स्टार्टिंग में पहली बार बनाएंगे तो एवरी टाइम प्लीज आप फॉर्मूला लिखिएगा, इससे आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस के टाइम उतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनेशन में लिखिएगा। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। रॉ मटेरियल कंज्यूम इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक आपको पता है क्वेश्चन में डायरेक्टली ही गिवन है, 90,000 प्लस 2,70,000 माइनस 1,10,000।
और आपके स्टडी मटेरियल में भी ना सेम क्वेश्चन है, तो और कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं है। मैंने नो इंस्टीट्यूट का सीएस का तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लगे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो मैंने उस बुक को नहीं देखा। लेकिन मैंने सीएमए इंस्टीट्यूट के बुक को देखा और सीए इंस्टीट्यूट के बुक को देखा, मुझे सेम क्वेश्चन दिखा और कुछ क्वेश्चन पिक करने की जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि पुराने वाले क्वेश्चन अभी भी पड़े हैं। मैं तीनों इंस्टीट्यूट का छात्र रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि तीनों को रेफर कर लेते हैं। तीनों इंस्टीट्यूट के मटेरियल अच्छे हैं, आप रेफर कर सकते हैं। हालांकि पहले इतने अच्छे मटेरियल नहीं हुआ करते थे, लेकिन अभी रिसेंट में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। खासकर सी इंस्टीट्यूट ने कमाल के स्टडी मटेरियल बनाई है, तो आप उसको भी थ्योरी के लिए रेफर कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स थोड़े कम मिलेंगे, क्योंकि स्टडी मटेरियल है, इंडिकेट करता है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो ज़्यादा वहाँ पे क्वेश्चन देने से क्या होता है, बहुत सारा हो जाएगा, थिक हो जाएगा बुक। इसके लिए इंडिकेशन रहता है कि ये कंसेप्ट पढ़िए, ये कंसेप्ट पढ़िए। बाद में कि आप बाहर से मटेरियल परचेज करके ही पढ़ते हैं। नॉर्मली जहाँ आप ट्यूशन लेते हैं, वो ट्यूटर आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम हमारा कैलकुलेट हो गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारा 2,50,000 आ जाएगा। और फिर हमारा क्या कैलकुलेट करना है हमको, एवरेज स्टॉक दिख रहा है आपको, एवरेज स्टॉक। और एवरेज स्टॉक क्या होगा अपना, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग पता ही आपको 90,000 क्वेश्चन में गिवन है, और लिख के भी दिया है ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, डेट के साथ नहीं दिया है, जो कि थोड़ा सोचा भी जाए। डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा 1 लाख रुपीज, सॉरी 1 लाख केजी या यूनिट जो भी है। क्लियर है, दोनों हमने डेटा कैलकुलेट कर लिया है जो रिक्वायरमेंट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंप्लीमेंट कर देंगे डेटा को, और हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो ये आपका 2.5 टाइम आ जाएगा। फिर फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमने पूरी कर दी। सेकंड रिक्वायरमेंट बोला द नंबर ऑफ डे फॉर विच द एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड, तो कितना एवरेज इन्वेंट्री आपके पास रहता है एक बार आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं और प्रोसेसिंग में जाने में, यानी कि प्रोडक्शन में जाने के बीच में। तो आपको पता है कि कैसे कैलकुलेट होगा। तो सेकंड रिक्वायरमेंट क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ डेज फॉर विच the average inventory is held। तो आपको पता है फॉर्मूला, डेज इन ईयर, डेज इन ए ईयर और डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अच्छा यहाँ भी डेज की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो आप 365 360 कुछ भी ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे 360 ले लेता हूँ, जो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए कि खुद तो 365 ले रहे हैं और हमें एडवाइस कर रहे हैं कि 360 भी ले सकते हैं, तो इसलिए चलिए मैं यहाँ पे 360 ले लेता हूँ। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 2.5 आपको पता है, तो 144 डेज आपका आंसर आएगा। ऊपर में जो हमने अल्टरनेटिव मेथड सीखा था उसके थ्रू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख लीजिए कैलकुलेट करके, यही डे आएगा। क्या करना है कि आपका जो रॉ मटेरियल कंज्यूम आपने कैलकुलेट किया है 2,50,000, वो 360 डे में कंज्यूम होता है, तो 1 लाख कितने डे में कंज्यूम होगा। ठीक है, बढ़े आगे बढ़े, अच्छा ठीक है आगे बढ़ते हैं। और आप लोग क्या अब तो एकदम सुपर एक्सपर्ट हो चुके हैं, कोई सा भी क्वेश्चन तो बना देंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का।
पक्का तो ठीक है। अगर बना देंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में आपका क्या विचार है, सोच के बताइए, एक बार पढ़ के बताइए। क्वेश्चन पढ़िए एक बार, मजेदार जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इंस्टीट्यूट को जरूर रिपीट करना चाहिए, दोनों में से किसी भी इंस्टीट्यूट को इसको जरूर जरूर रिपीट करना चाहिए। ठीक है, सीएस तो चली गई ऑब्जेक्टिव में, लेकिन सीए और सीएमए इंस्टीट्यूट तो जरूर इस क्वेश्चन को रिपीट करना चाहिए। काफी दिन भी हो गया इस क्वेश्चन को आए हुए, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए एक बार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा था फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टोर बीन कार्ड। स्टोर बीन कार्ड क्या होता है, इसका डिस्कशन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि इंस्टीट्यूट ने पूछा है आपके एग्जामिनेशन में, बिन कार्ड का क्वेश्चन पूछा था। तो एक क्वेश्चन नहीं, हम लोग 2 क्वेश्चन बिन कार्ड के ऊपर कर लेंगे। जहाँ तक मुझे याद है, आई थिंक उस क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मेट पूछा गया था, लेकिन मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन भी सिखाऊंगा एक क्वेश्चन के थ्रू बिन कार्ड का। वहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि बिन कार्ड क्या होता है। बस अभी आप समझ लीजिए कि कहीं से एक बड़े से डेटा स्टोर से इतना डेटा एक्सट्रैक्ट किया गया है। और इस क्वेश्चन को देखिए, बिन कार्ड एंड एबीसी हम लोग अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। बिन कार्ड, एबीसी एंड मैं सोच रहा हूँ प्राइसिंग भी डिस्कशन कर ले। तो अगली क्लास जो मटेरियल आएगी उसमें हम लोग 3 कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, बिन कार्ड, प्राइसिंग एंड एबीसी। एबीसी मेथड यूज सीखेंगे कि कैसे उस पर क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो अभी बस इतना समझिए कि बड़े से डेटा सीट से एक छोटा सा डेटा निकाल के आपको दे दिया गया है और आपसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पूछ रहा है। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है आपको? कंफ्यूजन ये है कि मतलब आपको ओपनिंग स्टॉक नहीं समझ में आ रहा है। रिक्वायरमेंट क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने की। रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस सीट को तो आपको एक जगह टोटल कंजम्पशन पता चल जा रहा है। तो मे भी चलिए मान लिया जाए कि कंजम्पशन आपको पता चल गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम ऊपर वाला। नीचे वाले में क्या है? एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक के लिए आपको क्या चाहिए? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। तो दोनों की इंफॉर्मेशन आपको कहीं पे तो दिख नहीं रही है। आप क्या हो गए परेशान, कह रहे यार अजीबो गरीब क्वेश्चन है, ओपनिंग स्टॉक दिया नहीं, क्लोजिंग स्टॉक दिया नहीं, क्या इंस्टीट्यूट से कोई गलती हो गई क्वेश्चन देने में? तो नहीं, क्वेश्चन देने में कोई गलती नहीं हुई। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट को इसको जरूर पूछना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जरूर ये क्वेश्चन आने वाले ईयर में रिपीट होगा। खैर चलिए करते हैं क्वेश्चन को। हमें क्या पूछ ले, हम तो बना के आ जाएंगे क्योंकि हमने इसकी प्रैक्टिस कर रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे बिन कार्ड से एक्सट्रैक्ट करके आपको डेटा दिया गया है और डिफरेंट डिफरेंट डेट बताए गए, यानी कि 1 अप्रैल 2002 से स्टार्ट किया गया है और ईयर एंड 31 मार्च 2003 तक का डेटा है, जिसमें आपको बताया गया है कि किसी पर्टिकुलर डेट पे आपने रिसीव किया है और किसी पर्टिकुलर डेट पे आपने इशू कर दिया है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक? आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में एक हेडिंग होगा स्टॉक, यूनिट में है डेटा तो यूनिट, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, स्टॉक एंड प्रोडक्ट। टू 200 यूनिट जितने भी क्लोजिंग स्टॉक है सबको आप लिख लीजिए। बैलेंस यूनिट जो भी है उसको आप लिख लीजिए सीक्वेंस में। 200, 100, 50, 250 एंड 0 नील। ठीक है, लिख लिया आपने। ठीक है, अब 200 यूनिट कब आया आपके पास? 1 अप्रैल को। वहां से नेक्स्ट डेट तक काउंट कीजिए, वहां से नेक्स्ट डेट तक आप काउंट कीजिए जब स्टॉक में चेंज आया है।
200 आपको रिसीव हुआ। आपको नंबर ऑफ डेज काउंट करना है नेक्स्ट डेट तक जब स्टॉक में चेंजेस आया है। तो आप देखेंगे कि आपका 1 अप्रैल के बाद 18 अप्रैल को 100 यूनिट इशू हुआ है, यानी कि नया बैलेंस जो है वो 100 यूनिट का हो गया है। तो आप क्या करेंगे, पहले जो यहाँ पे हमने सीक्वेंस में बैलेंस यूनिट लिखा है उसको आप लिख लेंगे जैसे क्वेश्चन में दिया है उसी ऑर्डर में। फिर आप क्या करेंगे कि फर्स्ट डेट जो भी दिया है क्वेश्चन में उससे लेके नेक्स्ट डेट, क्योंकि नेक्स्ट डेट पे बैलेंस चेंज हो रहा है, चाहे रिसीव हुआ हो या इशू हुआ हो तो बैलेंस चेंज हो रहा है, उन दोनों के बीच का नंबर ऑफ डेज काउंट कीजिए। तो 1 अप्रैल से 18 अप्रैल तक काउंट करेंगे तो आपको 17 डेज आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक पहली बार सिर्फ लिख रहा हूँ, फिर आगे नहीं लिखेंगे। 1 अप्रैल टू 18 अप्रैल। ठीक है, उन लोगों के लिए जो कि घर पे जाकर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो 17 डेज, फिर पहले डेज काउंट कर लेते हैं। फिर 18 अप्रैल से 1 जनवरी 2003, बहुत लंबा टाइम गैप है, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए। तो अप्रैल का आपका हो जाएगा 12 डेज, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31 एंड जनवरी 10 डेज। तो आपका टोटल डेज कैलकुलेट होके यहाँ पे आ जाएगा 267 डेज। ठीक है, आप देख लीजिएगा कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके यही आएगा। फिर आपको क्या करना है, 1 जनवरी से 16 मार्च, तो जनवरी में 21 डेज हो गया, फरवरी 28 डेज हो गया और 16 इधर हो गया आपका मार्च वाला। तो आपका नंबर सॉरी, हाँ ठीक है, तो वही है, तो 65 डेज आपका हो जाएगा, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। अब 16 मार्च के बाद नेक्स्ट बैलेंस कब है, 31 मार्च को, तो वहां से वहां तक डेट काउंट कीजिए। तो कितना डेट आएगा, 15 डेज, 16 प्लस 15 31, तो 15 डेज। और फिर 31 मार्च से 31 मार्च 0 डेज, सॉरी हाँ 31 मार्च से 31 मार्च 1 डेज। देख रहे हैं आपको, हम लोगों ने क्या किया है, जो भी डेट स्टॉक दिया हुआ है बैलेंस सबको लिख लिया है सेम ऑर्डर में। फिर एक बैलेंस से दूसरे बैलेंस के डेट के बीच का गैप हम लोगों ने नंबर ऑफ डेज काउंट किया है। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा स्टॉक है मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डे, प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 200 मल्टीप्लाई 17 डेज, तो ये हमारा क्या होकर आ जाएगा 3400। फिर सेकेंड वाला 267 मल्टीप्लाई 100, तो 26,700। फिर हमारा 65 मल्टीप्लाई 50, तो 3250 डे, 3250। फिर हमारा 250 मल्टीप्लाई 15, तो ये हमारा हो जाएगा 3750। और फिर 0 मल्टीप्लाई 1 0। अब टोटल कर लेंगे, प्रोडक्ट को क्या करेंगे, टोटल करेंगे, तो टोटल प्रोडक्ट हमारा कितना आ जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 37,100। और डेज को टोटल करेंगे तो देखिए कितना आएगा 365 डेज। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन लगा तो मजेदार, देख लीजिए। अभी आपको पता चल गया 365 डेज में कितना स्टॉक यूज हुआ है, तो 37,100 इतना स्टॉक हमारे पास है 365 डेज में। तो
एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे, 1 डेज का पता चल जाएगा कि कितना यूज हुआ है। ये समझ गए तो कैसे कैलकुलेट हुआ है। सबसे पहले जो बैलेंस दिया हुआ है उसको लिख लेंगे सेम ऑर्डर में, फिर जो बैलेंस का डेट है उन दोनों डेट के बीच में जितने भी डेज का गैप है वो नोट कर लेंगे, फिर स्टॉक मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज, फिर हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट को टोटल कर लेंगे, नंबर ऑफ डेज को टोटल कर लेंगे, यानी 365 डेज में ऑन एवरेज 37,100 यूनिट हमने क्या किया है, कंज्यूम किया है। तो एवरेज कितना कंज्यूम हुआ, तो एवरेज कंज्यूम हुआ, एवरेज स्टॉक कितना रहा हमारा 37,100 मल्टी डिवाइडेड बाई 365, और कंज्यूम में गलत वर्ड बोल रहा हूँ, स्टॉक होल्ड हुआ, यानी कि 37,100 यूनिट हमने होल्ड किया ऑन एवरेज 365 डेज में। तो हमारा एक दिन का कितना एवरेज स्टॉक होगा, तो हमारा एवरेज स्टॉक होगा 101.64 यूनिट। कंजम्पशन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ने प्रोवाइड कराया है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू, आपको पता है रॉ मटेरियल कंज्यूम यानी कि कंजम्पशन डिवाइडेड बाय क्या, एवरेज स्टॉक। ठीक है, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं तो ठीक है, डेटा को आप फिल कर दीजिए। 400 कंजम्पशन हुआ 400 यूनिट, और एवरेज स्टॉक को आपका 101.64, तो इसको डिवाइड किया जाए अगर तो आपका आंसर आएगा 3.935। तो आप अप्रोक्स 4 टाइम बोल दीजिए आंसर तो भी ठीक है, आप लिखना चाहे तो 3.935 टाइम भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, एक बार देखना चाहेंगे पूरा देख लीजिए। इसमें मेन इंपॉर्टेंट था एवरेज स्टॉकिंग कैलकुलेट करना, कंजम्पशन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ने प्रोवाइड करवाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, आना चाहिए, उम्मीद करिए कि जल्द से जल्द आप ही के अटेम्प्ट में आ जाए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए रिसेंट का क्वेश्चन है, सीएमए जो सीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट था हमारे टाइम पे, उसका काफ़ी बार नेम चेंज हुआ है, अभी हाल फिलहाल सीएमए है। ठीक है, तो हम लोग आईसीडब्ल्यूआई के स्टूडेंट रहे हैं, और अभी क्या है सीएमए, बीच में ये कॉस्ट अकाउंटेंट भी हुआ था, फिर पता नहीं 2-3 बार नाम कुछ तो पंगा है, मुझे उतना डिटेल में जानकारी नहीं है। अभी हाल फिलहाल ये सीएमए जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा था क्वेश्चन, ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, मटेरियल कंज्यूम, तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम ही आपको दे दिया, तो आपका काम आसान कर दिया। यहाँ पे बस क्या झमेला नहीं करना है आपको, परचेज मत समझ लीजिएगा, अगर परचेज समझ लीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा कि अब मटेरियल परचेज आप दिमाग लगाना शुरू कर दीजिएगा कि ऊपर से एवरेज स्टॉक निकालो, फिर परचेज को क्या करेंगे, परचेज कैलकुलेट करेंगे, सॉरी मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करेंगे, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम डायरेक्टली आपको इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, 2 मार्क्स का आई थिंक आया होगा। तो एवरेज स्टॉक डायरेक्ट निकालते हैं, एवरेज स्टॉक इक्वल टू 4,000 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 2, तो 5,200 आपका आ जाएगा, एंड कंज्यूम डायरेक्ट दे ही दिया है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू, पता ही आपको 31,200 डिवाइडेड बाय 5,200 इक्वल टू 6 टाइम, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
जून 2014 का क्वेश्चन है 5 नंबर। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एंड परचेज ऑफ मटेरियल वेयर रिस्पेक्टिवली, यानी ओपनिंग स्टॉक 10,000, क्लोजिंग स्टॉक 14,000 एंड परचेज आपका 84,000 दिया हुआ है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन पीरियड। कंप्यूट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, बताना पड़ेगा नहीं ना, पक्का? तो चलिए होमवर्क, ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन है ये आपका, होमवर्क रहा। आंसर मैं आपको बता देता हूँ 6 टाइम इसका भी आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और ये क्वेश्चन भी मुझे काफी पसंद आया। ये क्वेश्चन मैंने यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा गया एक क्वेश्चन है, लेकिन मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन देखा है उसमें अभी जो हम लोग एवरेज स्टॉक कैलकुलेट किए हैं वो क्वेश्चन एक, और ये क्वेश्चन एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का अच्छा क्वेश्चन है। और किसी न किसी इंस्टीट्यूट को जरूर ट्राई करना चाहिए पूछने के लिए, या कभी पहले पूछा भी होगा तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे कभी कहीं डेटा में मिला नहीं कि अभी पूछा गया है। लेकिन अच्छा क्वेश्चन, ट्राई करना चाहिए। और यहाँ पे अभी तक जो आप लेवल्स पर के आए हैं उसका भी आपका नॉलेज टेस्ट होने वाला है। देखिए, कैलकुलेट द स्टॉक टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो बोला है कि 3 इंडिपेंडेंट है, सारा तीनों सिचुएशन ए बी सी तीनों इंडिपेंडेंट दिया हुआ है फॉर कंपनी ए, सॉरी कंपनी ए, कंपनी बी एंड कंपनी सी। चलिए 1 बाय 1 करें। कंपनी ए में क्या बोला है? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एंड परचेज दिया हुआ है आपको। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एंड परचेज दिया हुआ है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना, स्टॉक टर्नओवर रेशियो यहाँ पे रेट लिखा हुआ है, एक ही बात है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या रेट या इन्वेंट्री टर्नओवर या स्टॉक टर्नओवर रेट एक ही बात है। तो आपको पहला वाला तो एकदम मक्खन है, उसमें कुछ बताने की मुझे नहीं लगता है कि जरूरत है, वो तो अब कितने लोगों ने निकाल भी लिया होगा। लेकिन चलिए हम यहाँ पे एक बार और आपके लिए बनाते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या बताइए? कंजम्पशन। अच्छा, आप कंजम्पशन लिखिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखिए, सब एक ही बात है। या सबसे पहले जो मैंने आपको डिटेल में लिख के बताया था वैसे लिखिए, एक ही बात है। कंजम्पशन ड्यूरिंग द पीरियड लिखिए, या फिर सिर्फ कंजम्पशन लिख के छोड़ दीजिए, जो भी ठीक लगे, लेकिन फॉर्मूला लिखिएगा। और फॉर्मूला का कैलकुलेशन, मतलब एक एक पार्ट का कैलकुलेशन अलग अलग करके दिखाइएगा, ठीक है? तो आपका प्रेजेंटेशन क्या होगा? बहुत सुंदर। तो यहीं पे मैं निकाल लेता हूँ कंजम्पशन ड्यूरिंग द पीरियड, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है कि कैसे कैलकुलेट होता है। तो जल्दी क्लास खत्म करने के लिए यहीं पे मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, लेकिन आप लोग सेपरेट बनाइएगा, ठीक है? तो कंजम्पशन क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक का हाफ। तो ये आपका आ जाएगा, कंजम्पशन आ जाएगा 72,000 एंड ये आपका आ जाएगा 16,000, सॉरी 18,000। तो ये अपना आंसर आ जाएगा आपका 4 टाइम। तो ए कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं था, एकदम आसान मजेदार। बी कंपनी में देखिए, लेवल्स आपका क्लियर तो है, इन्वेंट्री के लेवल जो हम लोग पढ़ के आए हैं, अगर क्लियर है तो बी नंबर देखिए। ए नंबर नोट कर लिया आपने, ठीक है? बी नंबर देखिए, बी कंपनी का यहाँ पे क्या बोला है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल एंड कंजम्पशन ड्यूरिंग द ईयर। तो आपका क्या है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो या रेट। तो आपका कंजम्पशन तो क्लियर है, दिया हुआ है क्वेश्चन ने 9,000। एवरेज नहीं दिया हुआ है, तो एवरेज के लिए आपको क्या चाहिए? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। है तो नहीं यहाँ पे,
तो कैसे कैलकुलेट होगा? तो लेवल जब पढ़ते थे हम लोग तो एवरेज कैसे कैलकुलेट करते थे? मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाई 2। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लग जाएगा। मैं नीचे लिख भी देता हूँ, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। 9000 डिवाइडेड बाय 4000 प्लस 2000 का हाफ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 9000 डिवाइडेड बाय 3000 इक्वल टू 3 टाइम। ठीक है, चलिए बी भी आसान था। अगर आपको थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। सी देखते हैं, और सी में आपका फिर क्या होगा? फॉर्मूला चेक होगा लेवल्स का कि आपको आता है या नहीं। तो सी पॉइंट देखिए, कह रहा है कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल 1200 यूनिट, मिनिमम स्टॉक लेवल 600 यूनिट, रीऑर्डर क्वांटिटी 800 यूनिट, कंजम्पशन ड्यूरिंग द ईयर 6000 यूनिट। तो अब बताइए मेरे भाई, यहाँ पे कौन सा मेथड लगाएंगे हम लोग एवरेज स्टॉक के लिए? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, दो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। एक तो हम लोग ये जानते हैं। अच्छा, तो लिख देते हैं, क्या ठीक रहेगा? एवरेज के लिए क्या करते हैं? एवरेज स्टॉक लेवल के लिए मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय क्या? 2। एक और फॉर्मूला क्या है? मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर लेवल। अब ध्यान से देखिए, दोनों की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो कौन सा मेथड से हमको एवरेज निकालना ठीक रहेगा? तो देखिए, ये फॉर्मूला को सेकेंडरी रखिए। ये फॉर्मूला कब रहेगा? जब ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो, क्योंकि रीऑर्डर लेवल जब भी क्वेश्चन में प्रोवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि आपसे एग्जामिनर चाहता है कि आप इस फॉर्मूले को यूज करें। और प्रैक्टिकली में भी पहले ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, उसके बाद अगर नहीं डेटा अवेलेबल है इस फॉर्मूले का, नीचे वाले सेकंड और वाले का, देन हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। मतलब ये है क्या? लाचारी। नहीं डेटा अवेलेबल है तो क्या कर सकते हैं? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2। लेकिन एवरेज के लिए अगर आपके पास डेटा है तो हमेशा इसको रेफर कीजिए, ठीक है? क्योंकि ये जो क्वेश्चन फॉर्म किया गया, बेवकूफ़ी में तो फॉर्म नहीं किया गया कि चलो खेलते हैं। आपका नॉलेज टेस्ट कर रहा है कि आपके पास अल्टरनेटिव फॉर्मूला आपको याद है या नहीं। और उससे बड़ी बात, क्या आपको फॉर्मूला का इम्प्लीमेंटेशन पता है? याद भी है तो इम्प्लीमेंटेशन पता है कि मैक्सिमम मिनिमम शॉर्टकट में निकल लेंगे? नहीं तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जब डेटा अवेलेबल हो तो और नीचे वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा। अगर डेटा अवेलेबल नहीं हो तब तो मजबूरी है, तो मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल वाला आप शॉर्टकट यूज कर लीजिए। चलिए, अब तो मैंने आपको मेन बात बता दिया है, तो कंजम्पशन दिया हुआ है, एवरेज स्टॉक लेवल आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोग कर रहे हैं सी पॉइंट, और हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल इक्वल टू क्या? मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ री ऑर्डर लेवल। तो मिनिमम स्टॉक लेवल आपको दिया हुआ है 600 यूनिट प्लस हाफ 800 का, यानी कि 400 यूनिट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 1000 यूनिट। तो हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगा?
6000 डिवाइडेड बाय 1000 या 6 टाइम। ठीक है गुरु, समझ गए? तो कोई दिक्कत होगा तो बताना भाई लोग या बहन, जो भी आप देख रहे हैं भाई या बहन, तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइएगा। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप, कमेंट में लिख सकते हैं आप, जहाँ भी ठीक लगे आपको वहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन प्लीज़ मेरा नंबर मेंशन है तो कोई भी फ़ोन मत कीजिएगा या व्हाट्सअप मत कीजिएगा, आप मेल कर सकते हैं, मैं ईमेल आईडी दे दूँगा। और आप सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप ऐप पे आइए और वहाँ पे चैट बॉक्स में चैट कीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़े। तो हमारा जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है वो मैं चाहूँगा कि यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था सेम है, ये क्वेश्चन जो अभी हमने ऊपर ऑब्जेक्टिव किया है सेम है। तो इसको बार बार रिपीट करने का मतलब ये बनता है एक ही बात, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट लेके आया हूँ, यूज ऑफ अल्टरनेटिव मटेरियल्स। ये कंसेप्ट मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत जगह आप, बहुत ट्यूटर इसको नहीं पढ़ाते हैं, टीचर नहीं इसको पढ़ाते हैं, और ये हिडन है, बहुत दिनों से क्वेश्चन नहीं आया है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी पहले सीए इंटर में क्वेश्चन आया था 2007 में, जब अभी आप लोग कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटर। पहले हम लोग के टाइम पे होती थी आईपीसीसी, और उससे पहले आई थिंक पीई होता था, तो पीई में पूछा गया था 2007 में। उसके बाद ये क्वेश्चन, और ये सेम क्वेश्चन सीए इंटर में ही पूछा गया है, ऊपर वाला 9 नंबर। लेकिन मुझे नहीं पता कि किस ईयर में पूछा गया है, मुझे ठीक से डेट याद नहीं था या डेट मिला नहीं मुझे क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करने में। तो मैंने ये 2 क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं, और इस कंसेप्ट का नाम है यूज ऑफ अल्टरनेटिव मटेरियल। एक बार पढ़ के जाइए, ऐसा कोई बहुत तुरम खा वाली चीज़ नहीं है, सिंपल लॉजिकल कैलकुलेशन है। फिर मैं बोलूँगा कि जिनका मैथमेटिक्स ठीक है वो आसानी से कर लेंगे, लेकिन जिनका मैथमेटिक्स ठीक नहीं है, प्योर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, मैथ से कोई लेना देना नहीं है, तो आप एक बार जरूर देखिए। और जो जिनका मैथ ठीक है वो भी आप एक बार जरूर देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है इस कंसेप्ट का जिसको मैं ढूंढ पाया, यूज ऑफ अल्टरनेटिव मटेरियल का। और इसी दोनों के साथ हमारी क्लास क्या हो जाएगी, खत्म। इवन आप क्वेश्चन नंबर 9 अगर देख लेते हैं ठीक से तो क्वेश्चन नंबर 10 खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि डिट्टो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा चेंज कर दिया गया है और कुछ नेम चेंज हो गए हैं रॉ मटेरियल के। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। एक बार आप रीड कीजिए क्वेश्चन, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। देखिए रॉ मटेरियल एक्स क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, रॉ मटेरियल एक्स कॉस्टिंग 100 पर किलोग्राम एंड वाई कॉस्टिंग 60 पर किलोग्राम आर मिक्सड इन इक्वल proportion for making product A. The loss of material in processing, loss of material is processing work out to 25% of the output. The production expenses are allotted at 50% of direct material cost. The end product is priced with a margin 33% over the total cost. My material Y is not easily available and substitute raw material Z has been found for Y costing 50 per kilogram. It required to keep the proportion of the substitute material in mixing as low as possible, and at the same time maintain the selling price of the end product and existing level and ensure the same quantum of profit as at present. You are required to compute what should be ratio of mix of raw material X and Z. क्वेश्चन समझ गया? नहीं समझ गया तो एक बार क्वेश्चन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और वो प्रोडक्ट क्या है, किसी भी प्रोडक्ट ए, मतलब ए प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, एक्स की और वाई की। एक्स हम परचेज करने जब जाते हैं तो 100 रुपीज़ पर किलोग्राम मिलता है, वाई हमें 60 रुपीज़ पर किलोग्राम मिलता है। बोल क्या रहा है कि जब प्रोडक्ट हम इन दोनों रॉ मटेरियल को मिला के ए प्रोडक्ट बनाते हैं
तो हमको प्रोसेसिंग में 25% का प्रोसेसिंग में 25% का प्रोसेस में लॉस हो जाता है, होता है ना, वेस्टेज हो जाता है। तो अभी इसलिए मैं बोल रहा हूँ इतना एक्सप्लेन करके, क्योंकि अभी आपने आने वाले चैप्टर प्रोसेस अकाउंटिंग वगैरह, प्रोसेस कॉस्टिंग वगैरह नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ। ओवरहेड नहीं पढ़ा है अब हमारी क्लास में, तो इसलिए आपको, या कॉस्ट शीट नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो प्रोसेस में 25% का लॉस हो जाता है। लॉस किसका होता है? आउटपुट का। प्रोसेस में जो लॉस होता है वो किसका बोला है? 25%। तो आउटपुट का, यानी इनपुट का नहीं बोल रहा है, यानी कि क्या बोला है, जैसे कि 100 यूनिट आउटपुट है तो उसका 25%, ना कि ये बोल रहा है कि आपने इनपुट डाला था 50 केजी या 90 केजी, उसका 25%। ठीक है। फिर बोल रहा है प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, बनाने में जो खर्चा लगता है वो बोला है कि आप 50% मान लो, जितना मटेरियल में पैसा लगता है उसका 50% आप मान लो कि हमें प्रोडक्शन में भी खर्चा हो जाता है। फिर बोला है कि जो प्रोडक्ट फाइनली बन के निकलता है, प्रोडक्ट जो फाइनली बन के निकलता है, यानी कि मटेरियल का में जो खर्चा लगा और प्रोडक्शन में जो खर्चा लगा, दोनों को ऐड करने के बाद हमारा टोटल कॉस्ट होता है। और टोटल कॉस्ट के ऊपर 33% हम प्रॉफिट रखते हैं अपना, जो भी हमारा बनाने में खर्चा लगा उस पर प्लस 33% कर दीजिए, वो हमारा प्रॉफिट है। तो जब हम क्या करेंगे, कॉस्ट जो हमारे बनाने में लागत लगी प्लस प्रॉफिट कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन सिंपल है, आगे पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि मटेरियल वाई जो है वो आसानी से नहीं मिलता है मार्केट में, उसके लिए बहुत मुश्किल है, काफ़ी लंबा वेटिंग पीरियड होता है। तो हमारा तो प्रोडक्शन रुक जाएगा क्योंकि हमारे पास मटेरियल ही नहीं रहेगा। तो उसका अल्टरनेटिव कंपनी ने ढूंढा है। अल्टरनेटिव है मटेरियल जेड, जो वाई की जगह पे यूज किया जा सकता है, और प्राइस भी उसका कम है। कितना है? तो 50 पर किलोग्राम। फिर कह रहा है क्वेश्चन, इट इज रिक्वायर्ड टू कीप द प्रपोर्शन ऑफ दिस सब्स्टिट्यूट मटेरियल इन मिक्सिंग एज लो एज पॉसिबल। अब बोला है कि भाई ढूंढ तो लिए हैं अल्टरनेटिव मटेरियल, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब तुम मिक्सिंग करोगे ना तो इसको कम से कम रखने की कोशिश करना। कितना कम से कम वो हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। बोल रहा है कि जब आप ए बनाएंगे तो पहले क्या मिक्स करते थे? एक्स एंड वाई। अब बोल रहा है कि अब क्या मिक्स करना है? एक्स एंड जेड। लेकिन जेड का कोशिश करना जितना कम से कम तुम रख सको, लेकिन कम से कम रख सको इसके लिए दो बातें ध्यान में रखना। क्या ध्यान में रखना? कह रहा है कि सेम सेलिंग प्राइस रहना चाहिए। क्या कह रहा है कि सेम सेलिंग प्राइस रहना चाहिए और सेम प्रॉफिट हमको होना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग उसी को ध्यान में रखेंगे कि सेलिंग प्राइस कितना और प्रॉफिट कितना, वो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं चाह रही है कंपनी। तो बोला है उसको ध्यान में रखते हुए रॉ मटेरियल जेड को जितना तुम कम से कम मिक्स कर सको। तो अभी कितना प्रॉफिट और कितना सेलिंग प्राइस, उसके लिए हमको अभी एग्जिस्टिंग सिचुएशन जानना पड़ेगा कि अभी जब एक्स एंड वाई को मिक्स करके हम प्रोडक्ट ए बना के बेच रहे हैं तो उससे अभी का हमारा क्या सिचुएशन है, कितना हमको लागत होता है, कितना लॉस होता है, कितना हमारा प्रॉफिट होता है। तो पहले हम एग्जिस्टिंग सिचुएशन को डील करेंगे, फिर हम लोग प्रपोज सिचुएशन को देखेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना मुझे बनाने के लिए थोड़ी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है क्योंकि इसमें थोड़ा लिखना ज़्यादा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि हम एक क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया, क्वेश्चन समझ भी लिया, मैं एक फुल पेज लेके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एक फुल पेज लेके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, फिर से क्वेश्चन देखना है तो एक बार देख लीजिए, पॉज कीजिए, आराम से रीड कीजिए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, जब तक समझ में ना आए तब तक पढ़िए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं, और सॉल्व जो होगा वो होगा कि हमें आउटपुट बताया नहीं गया है, ना ही इनपुट बताया गया। बस क्या बताया गया कि दोनों जो मटेरियल है एक्स एंड वाई वो इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स होता है, मतलब 1:1 में दोनों रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है ए बनाने के लिए। और कुछ तो बताया नहीं, तो हम मान लेते हैं कि आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट ए हमारा
दिख रहा है आप लोग को अच्छे से? आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट ए एज्यूम वन केजी में है। आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट ए को हमने क्या एज्यूम किया? वन। ठीक है, अब दिख रहा है ज्यादा अच्छे से? आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट ए एज्यूम वन, और हमारा प्रोसेस लॉस कितना हो जाता है? हमारा प्रोसेस लॉस 25% ऑफ आउटपुट। क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ है कि जो लॉस हो रहा है प्रोसेस, वो हमारा 25% ऑफ आउटपुट हो रहा है। तो यानी कि वन का 25% कितना होगा? 0.25। यानी कि हमको कितने इनपुट की रिक्वायरमेंट है? इनपुट की रिक्वायरमेंट है हमें 1.25 kg। इनपुट की रिक्वायरमेंट हमें 1.25 kg, और 1.25 kg में प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई क्या है? इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल एक्स एंड वाई। क्लियर है? तो हमें इनपुट मिल गया। तो इनपुट 1.25 में एक्स कितना और वाई कितना? आइए, तो एक्स एंड वाई आर मिक्स्ड, लिख लेते हैं डिटेल में, इन इक्वल proportion for making product A. X and Y are mixed in equal proportion for making product A. Therefore, नोट करते चलेगा प्लीज। Therefore, 1.25 का हाफ क्या होगा? 1.25 का हाफ 0.625 kg of X and 1.25 का हाफ kg of Y will be mixed to produce 1 kg of प्रोडक्ट ए। क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम? हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा आउटपुट 1 है। तो इनपुट जो प्रोसेसिंग लॉस हो रहा है वो बोला था आउटपुट का 25%। तो आउटपुट का 25% हमने ले लिया 0.25। आप इसको 100 मान के भी बना सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। तो इनपुट हमारा पता चल जाएगा कि इनपुट रॉ मटेरियल एक्स एंड वाई का कितना है? 1.25 kg, और एक्स एंड वाई मिक्स हो रहा है इक्वल प्रोपोर्शन में। तो प्रोडक्ट ए बनाने के लिए कितना? 0.625 ऑफ केजी ऑफ एक्स लग रहा है, एंड 0.625 केजी ऑफ वाई लग रहा है 1 kg प्रोडक्ट ए बनाने में। नोट कर लीजिए यहां तक एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 था। ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 है, और इसमें हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस स्टेटमेंट। एक कलर चेंज कर लो मैं,
ब्लैक ले लो। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर प्रोड्यूसिंग 1 kg ऑफ ए। तो रॉ मटेरियल आपको पता है, रॉ मटेरियल एक्स कितना 0.625 मल्टीप्लाई 100, परचेजिंग प्राइस रॉ मटेरियल का 100 क्वेश्चन में दिया हुआ है 62.50, वाई का 0.625 और ये 60 रुपीज़ के जी हमको मिलता है, तो 37.50। तो मटेरियल का कॉस्ट हमारा क्या हुआ, मटेरियल कॉस्ट हमारा 100 हुआ। और फिर प्रोडक्शन कॉस्ट कितना बोला था, प्रोडक्शन में कितना खर्चा लगता है, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस बोला था 50% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। तो ये हमारा 50 हो गया, तो हमारा टोटल खर्चा कितना हो गया, टोटल कॉस्ट हमारा हो गया 150। एंड प्रॉफिट क्या बोला था, अच्छा क्वेश्चन में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ये जो है 33.33 है, 33.33%, ठीक है। तो बोला था क्या, प्रॉफिट जो हमारा टोटल कॉस्ट का 33.33%, यानी कि 50 रुपीज। तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा 200 रुपीज, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या है, वर्किंग नोट है, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या था, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है जो कि हमें न्यू प्रोडक्ट जो हमारा जेड है उसको एज उतना लो रखना है मिक्सिंग में, ये ध्यान रखते हुए कि सेलिंग प्राइस प्रॉफिट सब इक्वल हो, ठीक है, मेंटेन रहे। तो ये आंसर, ये वर्किंग नोट है लेकिन आंसर का पार्ट है, यहाँ तक नोट कर लिया आपने, आगे बढ़े। मेन जो चलते हैं, जो मेन हेडेक आंसर यहाँ पे कैलकुलेट करना है उस पर चल रहा है, जिस जो आपको ध्यान से सीखना चाहिए। यहाँ तक तो आप क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक से पढ़ेंगे आप यहाँ तक खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है आप पे, अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, बोल रहा है रेशियो ऑफ मिक्स ऑफ रॉ मटेरियल एक्स एंड जेड, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन ने बोला है कि मिनिमम क्वांटिटी ऑफ जेड इज टू बी मिक्स्ड एंड मेंटेन the same selling price, maintain the same selling price and same amount of profit, यही क्वेश्चन है। तो फॉर दिस पर्पस टोटल मटेरियल कॉस्ट इन 1 kg of product A
For this purpose, total material cost in 1 kg of product A should be the same RS100 only cost of Z is 50 पर kg। क्लियर है? या ये इस पॉइंट को देखिए ध्यान से, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका। क्वेश्चन ने क्या बोला है, पहले स्टार मार्क वाले को पढ़िए। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ जेड इज टू बी मिक्स्ड एंड मेंटेन द सेम सेलिंग प्राइस एंड सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। इतना ही मिक्स करो जिससे सेम सेलिंग प्राइस आए और सेम प्रॉफिट आए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर दिस पर्पस टोटल मटेरियल कॉस्ट इन 1 kg ऑफ प्रोडक्ट ए शुड बी द सेम। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मटेरियल के प्राइस को 100 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा था कि प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी मटेरियल के प्राइस पे डिपेंड करता है। तो जितना मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा प्रोडक्शन कॉस्ट भी हमारा बढ़ेगा, और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा, मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा तो टोटल कॉस्ट बढ़ेगा। टोटल कॉस्ट बढ़ेगा तो आपने देखा था प्रॉफिट किस पे आता है, प्रॉफिट मार्जिन हमारा टोटल कॉस्ट पे आता है। और टोटल कॉस्ट पे अगर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है तो सेलिंग प्राइस भी बढ़ जाएगा। सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाए। इसलिए कंपनी क्या चाहती है कि कम से कम मिक्स करे, जो कि हमारा सेम प्रॉफिट और सेम सेलिंग प्राइस रहे। तो मैंने ये 2 पॉइंट लिखे हैं, आपको एग्जामिनेशन में नहीं भी लिखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख भी दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने आपको पॉइंट नंबर 3 आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दोनों स्टार मार्क वाले पॉइंट को लिखवाया है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन याद तो है, क्वेश्चन याद क्या, मैंने तो सारे पॉइंट यहाँ पे ब्रीफ कर दिया आपको, लिख लीजिए एक बार, नहीं लिखे हैं तो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और मैं क्या करता हूँ, कलर कर देता हूँ चेंज, इससे आपको क्या होगा, आसानी। चलिए, लिख लिया आपने, देख लीजिए। पता चला इसका आंसर कितना बड़ा है, इसलिए मुझे एक पूरे पेज की जरूरत थी। वहां पे ऊपर कर करके बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आने वाले चैप्टर में जब क्वेश्चन बड़े होंगे, आई थिंक मुझे लग रहा है मटेरियल में ही जब हम इशू से रिलेटेड पढ़ेंगे, लिफो फीफो हीपो डीपो, वहाँ पे हमको पूरा पेज लगेगा, तो वहाँ पे भी क्वेश्चन और आंसर साथ साथ दिखाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा, फिर सॉल्यूशन करूंगा। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि आपसे क्वेश्चन छुपाऊं, आप प्रॉब्लम समझ सकते हैं। ठीक है, एक बार नोट नहीं किया है तो देखिए, नोट कर लीजिए, स्टार पॉइंट वाले को जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए फाइनल आंसर पे चलते हैं। फाइनल आंसर पे चले। सो सपोज क्वांटिटी ऑफ जेड रॉ मटेरियल इज जेड। हमने मान लिया कि हमारा क्वांटिटी जेड रॉ मटेरियल का जेड है। आप इसको ए बी सी डी ए जो भी देना है, एक्स वाई जेड जो भी देना है नेम दे सकते हैं। हमने जेड को जेड ही मान लिया, क्वांटिटी हमारा इतना लगता है जेड। सो टोटल मटेरियल कॉस्ट कितना है, 100 आपको पता है। तो जेड का प्राइस क्या है, क्वांटिटी, जेड मतलब क्या, क्वांटिटी, जेड मतलब क्या, क्वांटिटी, कंफ्यूज मत होइएगा। प्लस टोटल क्वांटिटी कितना है 1.25 kg। इसमें से हम क्या करेंगे, जेड को हटा देंगे, जेड को हटा देंगे तो क्या पता चल जाएगा, एक्स कितना है,
मल्टीप्लाई आर एस 100 इक्वल टू 100। समझे या नहीं समझे? हमें जेड का क्वांटिटी नहीं पता है कितना मिक्स करना है, लेकिन हमको ये पता है कि वाई का क्वांटिटी एक्स का क्वांटिटी कितना होगा। हमें ये पता है कि टोटल मटेरियल का कॉस्ट कितना होगा 100। जेड का क्वांटिटी नहीं पता, लेकिन जेड का प्राइस पता है, तो मान लेते हैं जेड का क्वांटिटी क्या है, एज्यूम कर लिया जेड 50 रुपीज क्वेश्चन में गिवन है। तो फिर एक्स का क्वांटिटी क्या रह जाएगा, टोटल क्वांटिटी माइनस जेड क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी माइनस जेड क्वांटिटी मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 100। ये एक्स का प्राइस है 100। अब इसको सॉर्ट आउट कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 50 जेड प्लस 125 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से ब्रैकेट के अंदर दोनों को, 125 माइनस 100 जेड इक्वल टू 100। तो 50 जेड माइनस 100 जेड इधर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 100 माइनस 125, ये हो जाएगा माइनस 50 जेड इक्वल टू माइनस 25। सिर्फ आपके लिए मैंने इतना डिटेल में लिखा है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अब फिर माइनस माइनस सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, और फिर जेड इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल टू 0.5 kg, और 0.5 kg आ गया हमारा क्या, जेड इतना लगेगा। तो टोटल केजी हमको पता है कितना लगता है, टोटल केजी इक्वल टू कितना 1.25 kg। तो x कितना होगा, x इक्वल टू 125 kg माइनस जेड 0.5 kg। तो ये हो जाएगा 0.75 kg, यानी कि x कितना होगा 0.75 kg एंड जेड कितना 0.50 kg। अब इसको रेशियो में अगर बताना हो तो क्या बोलिएगा, छोटा कर दीजिए 25 से, देखिए 75 3, और 25 डिवाइड बाई 50 डिवाइड बाई 25 2, यानी कि अगर रेशियो में बोला जाए तो 3:2 अगर रहेगा, 3:2 का रेशियो अगर रहेगा मटेरियल एक्स और जेड के बीच में, तो सेम प्रॉफिट एंड सेम सेलिंग प्राइस कैलकुलेट होगा। समझ गए? नहीं मानेंगे, कैसे माने, नहीं मानेंगे तो चलिए रिकंसाइल करके दिखा देता हूं आपको कि सेम आएगा। चलिए आइए, सिर्फ आपके लिए। देखिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अच्छा, ये लास्ट वाला पार्ट जो है वो एग्जामिनेशन में टाइम है तो बनाइएगा, नहीं तो नहीं भी बनाइएगा चलेगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है, आंसर यहीं पे खत्म हो जाता है। ये सिर्फ मैं आपके संतुष्टि के लिए कि मेरी बात क्यों मानेंगे आप, 3:2 के रेशियो में मटेरियल रहेगा। एक बार पहले सॉल्यूशन देख लीजिए, दिख रहा है अच्छे से? ठीक है, लिख लिया आपने? ऊपर तो पहले लिख लिया था आपने, तो फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ स्लो लिखने वाले भाई बहनों के लिए। ठीक है, बढ़िया आगे दोस्त। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट वेरीफाई कर लीजिए। रॉ मटेरियल क्या क्या है, एक्स कितना है 0.75 kg, और प्राइस क्या है आपको पता है 100, तो ये 75 रुपीज। ठीक है, तो और जेड कितना है 0.50 kg मल्टीप्लाई 50 रुपीज, तो ये कितना 25, यानी कि 100 टोटल मटेरियल कॉस्ट।
टोटल मटेरियल कॉस्ट 100 प्लस प्रोडक्शन एक्सपेंसेस प्लस प्रोडक्शन एक्सपेंसेस 50% किसका, मटेरियल का, तो ये हो गया 150 टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस 200। अब तो मान जा भाई, अब मान गए तो सही बनाया हमने। एक और क्वेश्चन करेंगे, सेम डिट्टो सेम क्वेश्चन है, क्या करेंगे या होमवर्क करेंगे? अच्छा सॉरी, एक बार देख लीजिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये भी 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, डिट्टो सेम कंसेप्ट लगेगा। करवा दूं या कर लेंगे आप? होमवर्क में रखें, चलिए होमवर्क में रखते हैं। और इस क्वेश्चन को आप प्लीज कर लीजिएगा। कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो जरूर पूछिएगा। आपको नहीं अगर हो तो यहाँ पे मैं आंसर थोड़ा लिख देता हूँ, अगर आप होमवर्क करेंगे तो। न्यू प्रोडक्ट का जो रेशियो आएगा वो ये आएगा, न्यू प्रोडक्ट का रेशियो आएगा सेम 3:2। तो ये आंसर है इसका। अगर आपको प्रॉब्लम हो, नहीं हो पाए, तो जरूर आप मुझे मैसेज करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको कई सारे बेनिफिट मिलेंगे एंड आराम से प्रिपरेशन कीजिए एग्जामिनेशन का। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।